साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और ये है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान खंड को। और विज्ञान खंड के अंतर्गत तीनों भागों को भी कवर करेंगे, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान। सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले इस सेशन पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करना न भूलेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है और इस विषय से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले मात्रकों के बारे में जानते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है मूल मात्रक तथा दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट एंड डेरिव्ड यूनिट। मूल मात्रक क्या है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। ये देखते हैं इन 7 के बारे में यहाँ दिया गया है, सारणी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एसआई मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। सबसे पहले यहाँ देखते हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत क्या होता है? स्मॉल m होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है और इसका संकेत प्रतीक चिन्ह क्या है? स्मॉल kg है। इसके बाद है समय का ऐसे मात्रक क्या है? सेकंड है और प्रतीक है स्मॉल s। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और प्रतीक चिन्ह कैपिटल A है। ताप उष्मागतिक, इसका मात्रक जो है केल्विन है, ऐसे मात्रक केल्विन है और प्रतीक कैपिटल K है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल है और इसका प्रतीक है स्मॉल मोल। इसके बाद ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक ऐसे मात्रक कैंडेला है और इसका CD से संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये था आपका एसआई मूल 7 राशियाँ एवं उनके मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट नाम एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक। 22 को दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं। एक भौतिक राशि मात्रक का विशिष्ट नाम, प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पदों में मान। यहाँ देख सकते हैं समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसे RAD से व्यक्त करते हैं। मीटर प्रति मीटर। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है शक्ति रेडियंट फ्लक्स का मात्रक वाट होता है, इसे W से व्यक्त कर सकते हैं, या फिर kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब से भी व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है और इसे C के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वोल्टता या विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और इसे V द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है, इसे F के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है और इसे इस चिन्ह के द्वारा ओम के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस होता है और इसे S के द्वारा दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और इसे WB के माध्यम से समझाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की मात्रक टेस्ला है और इसे T से व्यक्त करते हैं। इसके बाद है प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है और इसे H के द्वारा व्यक्त करते हैं। तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है और इसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन के द्वारा भी दर्शाते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और इसे LM के द्वारा या CDSR के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है? लक्स है,
इसके बाद है एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता का मात्रक बेकुरल होता है और इसे BQ के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या प्रति सेकंड के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद अवशोषित विकिरण की मात्रक ग्रे होता है जिसे GY के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विकिरण मात्रा C-वाट, विकिरण मात्रा का मात्रक C-वाट है जिसे SW से व्यक्त करते हैं। वहीं उत्प्रेरण सक्रियता का मात्रक कैटल है जिसे कैट KAT के द्वारा व्यक्त करते हैं या फिर मोल प्रति सेकंड के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है कि 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मिलियन वाट होता है। नेक्स्ट है कि क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है और 1 क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई बराबर TU अर्थात 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। गति एवं बल अदिश राशि देखें, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि अदिश राशियाँ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सदिश राशि। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि सदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के गति विषयक नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया है और यह पहला नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अर्थात पिंड जब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। अर्थात कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, या फिर जब स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। तो ये था न्यूटन के प्रथम गति नियम। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण के लिए नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसक जाना, ये जो है तृतीय गति नियम के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। यहाँ देखेंगे कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, किया गया कार्य अर्थात W बराबर
बल गुने विस्थापन, अर्थात आपने जितना बल लगाया है और उस वस्तु को जितना विस्थापित किया है, दोनों के गुणनफल को हम कार्य से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कोई भी मशीन या काम करने वाला व्यक्ति के द्वारा जो कार्य करने की दर है उसी को सामर्थ्य कहा जाता है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है और इसे P बराबर W बटा T भी लिख सकते हैं। सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। अर्थात इसके लिए एक फार्मूला बनता है गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है PE अर्थात पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। यहाँ उदाहरण के लिए देख सकते हैं तनी हुई कमानी की ऊर्जा, यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, ये दोनों स्थितिज ऊर्जा के अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो ऊर्जा को रूपांतरित कर देते हैं। ऐसे ऊर्जा को आप परिभाषित करना चाहेंगे तो ऊर्जा को क्या कहते हैं कि ऊर्जा को न तो क्षय किया जा सकता है और न आप निर्माण कर सकते हैं, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ एक तरफ उपकरण दिया है, दूसरी तरफ रूपांतरण दिया हुआ है। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पंखा जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल क्या करता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती क्या करता है तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके बाद देख सकते हैं स्टीम इंजन क्या करता है ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत जनित्र क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या काम करता है तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। देखते हैं ग्रेविटी क्या है, गुरुत्व क्या है। गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व त्वरण को g से प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। g के मान में परिवर्तन देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यही बात करते हैं तो लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है जिसके बारे में दिया गया है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है और जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है। नेक्स्ट है प्लायन वेग। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। अर्थात प्लायन वेग मतलब कि यह हुआ कि जिस गति से किसी वस्तु को आप भेजते हैं और यह
पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा से बाहर चला जाता है तब इस वेग को हम लोग प्लायन वेग कहते हैं और यह कभी वापस नहीं लौटता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है आवर्तकाल। एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति। किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव के उदाहरण। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है, ध्यान देंगे। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। नेक्स्ट है केशिकत्व के उदाहरण देख सकते हैं। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव है। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक खनिज लवण पहुँचते हैं। नेक्स्ट है दाब। प्रेशर किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है या P बराबर F बटा A होता है। नेक्स्ट है कि दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती है। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। नेक्स्ट है तरंग के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से भी गमन कर सकती हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मित्रों इसे याद रखेंगे, प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि साउंड। ध्वनि तरंगे ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं। ये निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं, अर्थात ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला अपश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे, तीसरा प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है कि अपश्रव्य तरंगे के बारे में देख सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, अर्थात मनुष्यों के द्वारा अपश्रव्य तरंगों को नहीं सुना जा सकता है। इसके बाद है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे क्या है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट है प्राश्रव्य तरंगे। यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। नेक्स्ट है ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम होती है तथा गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है माध्यमों में ध्वनि की मात्रा माफी चाहूँगा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दिया गया है, जिसका सामान्यतः तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आइए देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। वायु में 346 मीटर प्रति सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड, आशुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकेंड,
एल्युमिनियम में 6420, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, निकेल में 6040 अर्थात 6040 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड तथा पीतल में 4600 मीटर प्रति सेकेंड एवं कांच में ध्वनि की चाल 3980 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक चाल किस धातु में होता है, तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं एल्युमिनियम में। नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं ऊष्मा तापमापन। तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं, एक सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा र्यूमर। तो इन 4 मापकों के आधार पर ताप का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध देखिए, और अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलें और सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो यहाँ देख सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273 होता है। तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आपको दिया हुआ रहेगा, अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन निकाल सकते हैं और केल्विन दिया हुआ है तो सेल्सियस निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। नेक्स्ट है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठोसों के गलने या पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसीलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन, संघनन क्या है? कंडेंसेशन। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं, अर्थात कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि। ये जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसे बदला जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश। आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिससे प्रभाव से हम वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी तरंग या ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात प्रकाश नहीं होती तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करने वाली तरंग है। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि अन्य पारदर्शी एवं संघनन माध्यमों में इसके कम होती है, गति इसकी चाल कम हो जाती है, जैसे जल तथा कांच में कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। अतः रेले के अनुसार रेले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जो है कि ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। ये देख सकते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण आदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है। तो इसका अवतल भाग धंसा हुआ अर्थात परावर्तक बन जाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक का द्वारा नाक, कान और गले के डॉक्टरों को इसी दर्पण का प्रयोग से इलाज किया करते हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं
अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, सारणी के माध्यम से समझना है थोड़ा सा। वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, अवतल दर्पण में। और यह उल्टा और वास्तविक समान आकार का बनेगा। जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर इसकी बनेगी प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की आकृति जो होगी, प्रकृति जो होगी, उल्टा और वास्तविक होगी। बिंदु के समान आकार के एकदम बिल्कुल छोटा होगा, अत्यधिक छोटा। नेक्स्ट है कि फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य यदि रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में इसकी प्रतिबिंब बनेंगे और उल्टा और वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। ध्रुव और फोकस के मध्य अगर वस्तु को रखा जाए तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है और सीधा तथा आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य अगर वस्तु को रखा जाए अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण। यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण एवं इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। इसके बाद इसी से संबंधित इंद्रधनुष, आइए देखते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त होने से बनता है ना। तो इंद्रधनुष जब आप देख रहे होते हैं कि वर्षा के समय ही दिखाई देता है और यह विपरीत दिशा में देता है, सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अर्थात अगर सूर्य पश्चिम है तो आप उसे इंद्रधनुष को पूर्व दिशा में देखेंगे और सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, इसे प्राथमिक रंग कहते हैं। और ये लाल, हरा और नीला है, ये तीनों जो रंग है प्राथमिक रंग है। और प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्राथमिक रंगों का उदाहरण कौन है या प्राथमिक रंगों में कौन शामिल नहीं है। तो ये तीनों विकल्प में दिया जा सकता है और एक और विकल्प जो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस सारणी में कुछ दिया गया है जिसे हम लोग देखेंगे। क्या दिया गया है? वस्तु की स्थिति अनंत पर जब रखेंगे तो फोकस पर, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति देख सकते हैं। अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो फोकस पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के समान बनता है। अनंत तथा ध्रुव के मध्य अगर रखा जाए तो फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनता है, आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। आइए इसके बाद दृष्टि दोष महत्वपूर्ण है और इससे भी प्रश्न पूछा जाता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष देखेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और इसका निदान के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में स्पष्ट निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, वहीं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखना है तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। जैसे निकट में 3 अक्षर है और अवतल में 4 अक्षर है, दूर में 2 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है। अर्थात ज़्यादा अक्षर वाले लेंस के साथ निवारण किया जा सकता है और कम अक्षर वाले जो दोष है वो कम अक्षर वाले लेंस के द्वारा इसे निवारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, अबिंदुकता। यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोला न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। अर्थात इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है कि वह क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है।
अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। इसके बाद है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। यहाँ देख सकते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थ को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। इसके बाद है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और यहाँ से पूछा भी जाता है कि कैंसर के इलाज में निम्नलिखित में किस किरणों का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट देख सकते हैं आयोडीन। आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है। नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक का दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य की प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, अर्थात सूर्य में जो क्रिया होती है नाभिकीय संलयन का एक अच्छा उदाहरण है। और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और बाकी शेष के तथ्यों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलेंगे, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान शाखा के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को। इससे पहले भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को पिछले वीडियो में कवर कर लिया गया था, शेष इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलेंगे, जिससे कि आपको कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के द्वारा प्रमुख योगदान आइए देखते हैं। आर ए मिल्कन इलेक्ट्रॉन आवेश के माप के बारे में बताया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय निर्देश। नील्स बोर हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश। चंद्रशेखर वेंकटरमन अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। लुईस विक्टर की डी ब्रोगली द्रव्य की तरंग प्रकृति। मेघनाथ शाह ऊष्मीय आयनन के बारे में बताया है इन्होंने। सत्येंद्रनाथ बोस क्वांटम यांत्रिकी को बताया है इन्होंने। वॉल्फगैंग पाउली अपवर्जन नियम। एर्निको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया है। होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम बताया है। एस चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास आदि के बारे में बताया है। जॉन बार्डिन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत को दिया है। गैलीलियो गैलीली जड़त्व के नियम का प्रतिपादन गैलीली ने किया है। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित है। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्तिक दूरदर्शक के बारे में बताया गया है। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल विद्युत से संबंधित क्या बात है, तो चुंबकीय विकिरण सिद्धांत का प्रतिपादन प्रकाश से संबंधित एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके बारे में बताया इन्होंने। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने क्या बताया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। जगदीश चंद्र बोस ने क्या बताया, अति लघु रेडियो तरंग, बेतार संदेश, किस्कोग्राफ आदि के बारे में बताया है। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी इन्होंने क्या बताया, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज
प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता आदि का अध्ययन के बारे में बताया है। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत नियम सापेक्षिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विक्टर फ्रांसिस हैस कॉस्मिक किरणों का खोज इन्होंने किया है। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों को पढ़ा जाता है। तो यह देख सकते हैं विज्ञान के प्रमुख शाखाएं जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है इसे दिया गया है। देखेंगे एकोस्टिक, इसके अंतर्गत ध्वनि से संबंधित अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन है इसके अंतर्गत। एंट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री में गणितीय विधियों का जीव विज्ञान और अनुप्रयोग देखने को मिलता है। कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। सिरामिक्स मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान को सिरामिक्स कहते हैं। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रोमैटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स में अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में जैव कोशिकी की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी में मनुष्य के जनन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधे एवं जंतु के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स में वांछित आनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया जाता है। जीनियोलॉजी में वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी में यकृत पित्ताशय एवं अग्न्याशय तथा उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपैथी जल के प्रयोग से रोगों का उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार की तकनीक को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला होलोग्राफी कहलाता है। लेपिडाप्टेरालॉजी में तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। मीटियोरोलॉजी में वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी में अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी गोल कृमि का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी में रोगों के कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। साइकियाट्री में मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स में बच्चों तथा इनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेटिक्स में वायु या गैसों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में औषधि तथा उनके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी में फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फिलोलॉजी में भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। पोसोलॉजी में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। फेनेटिक्स में स्वर की ध्वनियों एवं इनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मोलॉजी में जीव जंतु की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, सेरोलॉजी और सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। गायनेकोलॉजी